आपने लास्ट टाइम पढ़ा था। ओके सर। मैं भी रिकॉर्ड स्टार्ट कर दी है मैंने रिकॉर्डिंग। ओके, तो पहले तो इस कोर्स के हवाले से मैंने इंट्रोडक्शन जर्नल दिया था, और उसके अलावा हम जो 3-4 टर्म्स इलेक्ट्रिक के हवाले से जो था, वो पहला था हमने चार्ज क्यू, उसको स्टडी किया। फिर हमने चार्ज से जब चार्जेस का फ्लो होता है तो करंट बनता है, फिर करंट से हमने फिर वोल्टेज पढ़ा, फिर इन तीनों चीज़ों का फिर हमने पावर पढ़ा। ठीक, अब उसके बाद फिर हमारे पास इन सब का आपस में रिलेशन, मतलब करंट, वोल्टेज और पावर का आपस में रिलेशन जो है वो पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ, जिसको हम कह रहे थे V इज इक्वल टू आई आर। बेसिक आइडेंटिटी तक हम आ गए थे। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल के जो 3-4 कॉन्सेप्ट और थे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में मैं रेजिस्टेंस तक आपको डिस्कस किया था, और फिर हमने वहां तक एंड किया था लेक्चर। तो आज हम इन्हीं को स्टार्ट यहीं से शुरू करेंगे, और कैपेसिटर और इंडक्टर्स को स्टडी करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हमें इनके कॉम्बिनेशंस और बाकी प्रॉब्लम्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। कि पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट्स करवाऊंगा, फिर आपको ना उन्हीं के प्रॉब्लम्स करवाता जाऊंगा, फिर उसी में से असाइनमेंट होंगी। ओके, ठीक है, यहाँ ओके तक सर। बात क्लियर है। अभी तक जो पिछले लेक्चर में कोई कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। नो सर। ओके गुड, तो मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो रेजिस्टेंस के हवाले से हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या चीज थी? रुकावट, जिसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो रुकावट किस चीज में? करंट के फ्लो में। तो हमने उसको स्टडी किया। अच्छा, अब रेजिस्टेंस में जो छोटी रेजिस्टेंस होती हैं, बहुत जो फिजिकली जो लोअर होती हैं, उसमें जो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कलर कोडिंग। ठीक है, तो यस सर। कलर कोडिंग का डिकोड की क्या की किस तरह की जाती है, तो उसका एक वो लॉजिक है जिसको हमें समझना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है उसकी, कि आपके पास जो कोई भी रजिस्टर आप लेंगे तो उसमें डिफरेंट कलर्स के बैंड्स नजर आ रहे होंगे। तो यूजुअली जो है ना 4 बैंड होते हैं। ठीक है, कुछ में स्पेशल केसेस में 5 बैंड भी होते हैं, मगर यूजुअली 4 बैंड ही होते हैं। तो 4 बैंड में जो आपके पास कल डिकोडिंग करेंगे वो ये है कि हर कलर का एक कोई ना कोई। ओके, बाकी स्टूडेंट भी कुछ आए हैं अभी, जो कि मैं उनको एडमिट कर दूं। ठीक है, तो पहला जो उसमें बैंड होता है, हर कलर का कोई ना कोई जो मैंने बताया ना कि वैल्यू होते हैं न्यूमेरिकल, तो उसका एक टेबल मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा दूं। ये है ब्लैक की 0, ब्राउन की 1, रेड की 2, ऑरेंज की 3, येलो की 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, पर्पल का 7 और ग्रे का 8, व्हाइट का 9, सिल्वर और गोल्ड। अच्छा, ये दो अलग अलग हैं जिसमें 0.01 एंड 0.1। अच्छा, अब ये इनकी वैल्यूज हैं। अब इन वैल्यूज के हिसाब से जो आपको मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया, ये बैंड्स हैं। तो मिसाल दो, अगर यहाँ पे येलो आ रहा है तो इट मीन्स मतलब ये 4 वैल्यू हो गई, रेड आ रहा है तो इट मीन्स इसकी 2 वैल्यू। तो हमें यहाँ तक कलर। अब ये जो 4-5 बैंड्स का मतलब क्या है? पहला जो कलर है उसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो आप एग्जैक्टली वही रख लेंगे। फॉर सपोज अभी ये जो येलो है इसकी 4 है, मिसाल दो पर्पल है इसकी 7 है। अब थर्ड जो है, थर्ड जो रो होगा उसकी वैल्यू क्या है? 2। मगर हम 2 नहीं रखेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है ना उतने जीरोस पुट करेंगे। ये बात लॉजिक समझ में आई? अब 2 है ना तो इट मींस 2 जीरोस। ये बात समझ में आई शाहजेब? सर ये रेड वाला दोबारा समझा दिएगा। मतलब 5 बैंड्स है ना, तो हर कलर का कोई ना कोई वैल्यू है। तो पहला जो कलर की जो भी वैल्यू है हमने वो डायरेक्टली वही रख दी, इस तरह ये रखा हुआ है। फिर सेकंड कलर की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट रख ली। जो थर्ड कलर है ना, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसको हम जो वो कलर की जो भी वैल्यू है ना वो नहीं रखेंगे, मगर उतने जीरोस रखेंगे। अब थर्ड कलर है 2, इसकी वैल्यू है 2, मतलब रेड, रेड की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 नहीं रखेंगे बल्कि 10 पावर 2 रखेंगे। बात समझ में आई? यस सर। ओके,
ठीक है, और लास्ट में जो बैंड होता है ये टॉलरेंस बताता है। अब टॉलरेंस का मतलब क्या है? कुछ आइडिया है? आपसे मैं पूछूँ अगर टॉलरेंस क्या चीज़ है, तो आपको कुछ आइडिया है इस चीज़ का? सर जो टॉलरेंस की डेफिनेशन थी उसमें तो ये था कि किसी चीज का घुमाव या कि किसी चीज को घुमाना। घुमाना नहीं, इसकी लफ्ज़ी मीनिंग होती सर है लिमिटेशन होती है एरर हाँ, की, हम जो है हमें ऐसी लिमिटेशन होती है कि हम उस वैल्यू से एक्सीड कर सकते हैं या उससे कम वैल्यूज में भी काम कर सकते हैं। लिमिट एग्ज़ैक्टली होती है तो हाँ, टॉलरेंस। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल वही बात कि टॉलरेंस ये हमें बताता है कि फॉर सपोज़ कि ये जो है 100 है, सपोज़ करें, तो टॉलरेंस क अगर मैं इसका कहूँ कि 10% टॉलरेंट है, इट मीन्स कि मैं वेरी कर सकता हूँ 90 से लेके 110 तक। मतलब प्लस माइनस है। तो जिस तरह आपने कहा ना ये लिमिट्स बताता है कि हम मैक्सिमम ये जो एक्चुअल हमारी जो वैल्यू ये है, मगर प्रैक्टिकली ये हो सकता है कि मतलब 5 प्लस माइनस कम या ज़्यादा हो सकता है। जिस तरह अक्सर कहते हैं ना हम कि ये इतनी वैल्यू होगी उसके आगे भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा। मतलब मेन एस्टिमेटेड ये वैल्यू इससे या तो थोड़ा कम हो या थोड़ा से ज़्यादा होगा। तो टॉलरेंस की जो परसेंटेज होती है, तो वो भी कलर बैंड से हमें पता चलता है। इसमें 2-3 ज़्यादा चलते हैं। एक होता है आपका जो सिल्वर है, सिल्वर अगर 5th बैंड है तो इट मीन्स टॉलरेंस लेवल जो है ना, वो आपकी 10% है। अगर आपकी मिसाल तो वो गोल्ड है तो प्लस माइनस 5% इट मीन्स कि आपकी जो टॉलरेंस होगी वो 5% है। आइडियली जितनी टॉलरेंस कम होगी उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रेज़िस्टर है, जो एक्चुअल वैल्यू लिखी हुई वही मोर और लेस वही होगी। मैं अगर कहूँ कि ये 100 ओम रेज़िस्टेंस है और इसकी टॉलरेंस है 5% तो मुझे बताओ इसकी लिमिट्स क्या होंगी? सर 95 और 105। 100। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ज़ाहिर-सी बात है जितनी टॉलरेंस कम होगी उतना वो रेज़िस्टर अच्छा है क्योंकि उसकी वो तकरीबन अपनी एक्चुअल वैल्यू के करीब होगा। ऐसे ही ना अगर यही इसी जगह पे सपोज़ करें आपकी टॉलरेंस जो है वो 1% हो तो वैल्यू क्या बनेगी? 99 और 90। 10। ठीक है, तो इट मीन्स जो जिस वैल्यू के लिए जो रजिस्टर वो है, वो मोर और लेस तकरीबन वही है। तो हमेशा जो हम कोशिश करेंगे तो जो वैल्यूज़ जहाँ पे ऐसे सर्किट जहाँ पे रेजिस्टर सेंसिटिव है, मतलब उसकी थोड़ी रेजिस्टेंस चेंज होने से आपके पास सर्किट में काफ़ी चेंजेज़ हो जाती हैं ओवरऑल बाकी परफॉर्मेंस पे, तो वहाँ पर फिर आप ज़ाहिर-सी बात है हाई सर जी, जी। सर ये तो 4 बैंड्स का है और अगर 6 बैंड्स हो तो 6 बैंड्स नहीं होते, 4 या 5 बैंड होते हैं। मोस्टली जो होते हैं 4 होते हैं। अगर 5th भी हो ना बैंड तो उसमें आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैंड जो है ना, अभी यहाँ पे तो 2 बैंड्स की वैल्यू जो भी है हम डायरेक्टली वही रख रहे हैं। उसमें फिर थर्ड बैंड की वैल्यू भी सेम ही रखेंगे और फोर्थ बैंड जो होगा ना, वो 10 पावर में चला जाएगा। बात क्लियर हो गई? यस सर, ऊपर देखें थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है दे आर यूजुअली 4 टू 6 बैंड। मोस्टली थर्ड बिल्कुल, पॉइंट देख। मोस्टली 4 टू 5 जो हमारे पास चलते हैं, 4 टू 5 हैं। जो अभी तक मैंने भी कभी यूज़ किए हैं तो 4 टू 5 होते हैं। ठीक स्पेशल केसेस में हो उसमें भी रिलेवेंट यही होगा मतलब पहले अगर वो ऐसे ही समझे कि लास्ट वाला बैंड हमेशा टॉलरेंस का होता है और सेकंड लास्ट जो होता है वो 10 पावर का होता है उसके बाद जो भी बैंड्स होंगे ना वो डायरेक्टली रख लेंगे अब वो 4 हो सपोज करेंगे जितना भी आप बैंड बढ़ा दें पर ये जो थंब रूल यही है अब बात आई होप कि क्लियर हो गई होगी आपको बात क्लियर है मुझे हाँ या ना जवाब दें फिर हम आगे बढ़े यस सर, क्लियर। ओके मतलब ठीक है ओके गुड तो लास्ट बैंड हमेशा टॉलरेंस का होता है सेकंड लास्ट जो होता है वो 10 पावर में चला जाता है मत जो भी वैल्यू होगी उसको 10 पावर रख देंगे अगर 10 पावर 3 होगा तो 3 जीरो आ जाएंगे एंड सो ऑन और बाकी जितने भी बैंड है उसको हम जो है ना उसकी जो भी कलर की वैल्यू होगी वो वही हो जाएगी अगर बात क्लियर है अगर मैं आपको यहाँ पे एक कोड देता हूँ रेड ब्राउन ब्लैक और टॉलरेंस जो बैंड है यहाँ पे टॉलरेंस बैंड जो है वो गोल्ड का है अब बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी
मुझे कोई एक बताएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? सर इसकी वैल्यूज तो चार्ट में गिवन होंगी ना, वहां से पता चलेगा। हाँ वो तो है, मगर मैं आपको यहाँ पे सर रेड का 3 है, सॉरी ब्राउन का बताइए। ब्राउन का आई 1 है, ठीक है, मैं रेड आपको का 3 है। अब आ गया, आपके स्क्रीन पे आ गया वो सारी चीजें। हाँ अब बताएं रेड की कितनी है? रेड के 2 है। 2 है, तो 2 में डायरेक्टली रखूंगा, क्या करूंगा इसको, मैंने 2 रख दिया, ठीक है। अब ब्राउन ब्राउन की का 1 रखेंगे। 1 रखेंगे, और ये क्या है? ब्लैक ब्लैक। ये है ब्लैक ब्लैक, तो ब्लैक तो क्या 0 रखूंगा यहाँ 0 पर? है। 210 हो गया। यहाँ पे 0 डबल रखूंगा, 0 आ जाएगा ना, 0 रखूंगा। 2 0 रखेंगे। नो सर, 0.0 आएगा मे बी। सर 0 तो होगा ही नहीं ना, 21 होगा। हाँ 21। अब देखो यहाँ पे ये मैंने जानबूझ के इसमें देखो थोड़ी सी ट्रिक थी, क्या था? पहले 2 सही बताइए, थर्ड जो मैंने आपको बताया था उसको हम रखेंगे 10 पावर में, तो 10 पावर 0 कितनी होगा? मतलब थर्ड जो वैल्यू है उसको हमेशा हम रखेंगे 10 पावर में, तो 10 पावर क्योंकि ब्लैक की वैल्यू 0 है, तो 10 पावर 0 किसके बराबर होता है? कोई बताएगा? 0 के 10 पावर 0 किसके बराबर है? शाज़ेब, वसीम और जैन। तो क्या हो 0 ही गया? खिलाएगा सर। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या हो गया है? किसी भी चीज के मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसमें से सबसे बेसिक रूल ये है कि किसी भी चीज के ऊपर मतलब कोई भी वैल्यू हो उसके ऊपर अगर पावर 0 हो जाता है तो वो ओवरऑल 1 हो जाती है वो वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे रखूं मिसाल तौर 1000 भी हो ना, उसके ऊपर भी अगर पावर 0, इट मीन्स के वो ओवरऑल 1 है। तो 10 पावर 0 मीन्स 1, तो इट मीन्स के 0.1 मल्टीप्लाई बाय जो 10 पावर 0 था वो 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई? 21 ओम। बात क्लियर हुई या अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? यार सर क्लियर हो गई। सर क्लियर है बात। अच्छा, अगर फॉर सपोज मैं आपको कहूँ कि मुझे 15 ओम का रेजिस्टेंस का कलर कोड निकाल के दो, क्या होगा? सर ब्राउन और ग्रीन और ब्लैक। ब्राउन, 15 हो जाएगा। ब्राउन, ग्रीन, ग्रीन और क्या? ग्रीन, ब्लैक। ब्लैक। और इसी को मैं 151 ब्लैक, कर दूं, ब्लैक 151 कर दूं तो क्या आएगा यहाँ पर? और सिल्वर या गोल्डन डाल। मैं समझा नहीं। मैंने कहा ब्लैक ग्रीन यहाँ तक ठीक है, अगर मैं 115 से अब 151 कर रहा हूँ। सर ब्राउन, ग्रीन, हाँ ब्राउन ब्राउन, और सिल्वर या गोल्डन। ठीक है, गुड। बात क्लियर होगी अब सबको? ठीक है, आई होप के सबको क्लियर हो गई, क्योंकि इतनी मुश्किल सर नहीं है। ब्राउन, ब्राउन हो जाएगा ना, फिर हो जाएगा तो। सॉरी, आप दोबारा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सही, आप क्या कह रहे थे? ब्राउन, ग्रीन और ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ये जो है ना, पूरा आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि आप वैसे ही हमने कर ली हैं अभी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो कुछ जो मल्टीपल्स होते हैं उनके डिफरेंट नाम्स हैं, ये तो वैसे ही हम प्रैक्टिस में यूज करते रहते हैं। मिली का मतलब होता है -10⁻³ किलो का मतलब 10⁻³ होता है, मेगा का मतलब 10⁻6 गीगा। ये मेगा और गीगा तो हम वैसे ही सुनते हैं, जिस तरह अक्सर मेमोरी में हम बात कर रहे होते हैं, एमबी, जीबी और टेरा। ठीक है, तो ये उनके वो पावर्स में हर किसी का अलग अलग नाम है। जहाँ पे पिको लिखा हुआ पिको,
तो इट मीन्स 10⁻⁻12 है एंड सो ऑन। ठीक, इसमें इतना ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो हमने 3-4 चीजें पढ़ी थी ना, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इन सब को मेयर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मीटर्स होते हैं। करंट को मेयर करने के लिए जो होता है उसको एमीटर कहते हैं, जो वोल्टेज मेयर करने के लिए होता है उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं, और जो रेजिस्टेंस जिससे मेयर करते हैं उसको हम कहते हैं ओम मीटर। अब आजकल के ज़माने में जो आपके पास इतने ऐसे मीटर्स आ गए हैं जो कंबाइनली तीनों चीज़ें करते हैं, जिसको हम कहते हैं डीएमएम। और आई होप कि आप लोगों ने शायद अपने डिप्लोमा में तो ये यूज़ किया हुआ ही होगा। अगर यस आप सर। ठीक है, तो इनसे आप अच्छे खासे वाकिफ़ होते हैं। तो इसको मेरे ख्याल में अच्छा, वोल्ट मीटर में वोल्टेज मेज़र करने के लिए सर्किट के साथ वोल्टेज जो मल्टीमीटर किस तरह लगाया जाता है? मतलब किस कनेक्शन में लगाया जाता है? सर प्लस में प्लस वो प्लस माइनस जो है हम कहीं पे भी चेक कर सकते हैं पैरेलल वोल्टेज के लिए। सीरीज में लगाने के लिए हमें वो करंट यूज चेक करने के लिए सीरीज में लगाना हो। ठीक है, गुड। ठीक है, ये बात बहुत ऑब्वियस है, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। वोल्ट मीटर हमेशा जो है आपको पैरेलल में लगाना है। जब भी मतलब वोल्टेज मेज़र करना हो तो आप अपने मल्टीमीटर में वो जो इसको नॉब होती है वो वोल्टेज की ध्यान में रख के उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो आपको वोल्टेज उसमें शो हो जाएगा। एमीटर मतलब एमीटर जो होता है उसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, तो आपको सीरीज के लिए हमेशा हमें सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है। ऐसा ही है, तो इस ये भी आपने प्रैक्टिस की हुई होगी और लैब्स में आप इन चीज़ों को वैसे भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओहम मीटर जो होता है वो हमें यूज़ करना होता है जब रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए, तो हम विदाउट एनी पावर सप्लाई जब हम उसको करते हैं, पावर सप्लाई बंद करके और उसको कनेक्ट करते हैं जिन जिन टर्मिनल्स के दरमियान हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी हो। बात क्लियर है? यस सर। ओके, ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, और ये है वही चीज़ें जो है रिपीट की हुई हैं कि किस तरीके से अमीटर जो है आपका ये जो है रेजिस्टेंस है, इनमें करंट मालूम करने के लिए अमीटर सीरीज में लगाया हुआ है, तो ये उसके कनेक्शंस लगे हुए हैं। और यही सेम सिचुएशन दिखा रहा है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है, तो आपने वो प्लस माइनस जो नॉब्स जो है मल्टीमीटर की यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज अगर आप लोगों ने नोट की हो तो ये जो सैम्बल है ये अमीटर मतलब इंडिकेट करता है कि अमीटर की है, और जब भी ए हो और यूं सर्किल बना हुआ इट मीन्स कि वहां पे अमीटर लगा हुआ है, वहां पे करंट मेयरिंग डिवाइस लगी हुई है। ठीक है, और सिमिलरली वोल्टेज मीटर के लिए वी होता है। क्लियर? ठीक है, और ओहम मीटर जो है आपका जब भी हम सप्लाई वगैरह खत्म करके डायरेक्टली अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस सप्लाइड बंद है, अभी यहाँ से सप्लाई से समझोगे रेजिस्टेंस निकाला हुआ है। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हुई होंगी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, अच्छा, अभी जो सर जी सर जी सर हमारे कोर्स में आर्डिनो प्रोग्रामिंग भी है। नो हमारे कोर्स में आर्डिनो प्रोग्रामिंग नहीं है। हम ओवरऑल बेसिक इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ओवरव्यू करेंगे चीजों को। आर्डिनो आपका इस प्रोग्रामिंग नहीं, वो शायद प्रोग्रामिंग आपका अलग सब्जेक्ट होगा। सर अगर थोड़ा सा आप हमें गाइड कर दें हमारे लैब्स खुल लें तो। हाँ, कोई इशू नहीं है, जब लैब्स होंगी तो उस टाइम हम उन चीजों को भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, वो भी कर लेंगे। असल में मेजर कंसर्न जो हमारा है ना इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वो है इलेक्ट्रिकल के जो जितने भी चीजें हैं ना बेसिक उनका आपको नो हाउ फेमिलराइज हो जाए उन चीजों से, जब भी आप ये कोर्स कंप्लीट करें तो उसमें जो बेसिक चीजें हमने लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहला हमने इंट्रोडक्शन से लेके करंट वोल्टेज पावर उसके बाद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो आप बेशक पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा सर वो जो डीन ने बोला था सीएलओ और पीएलओ पता नहीं क्या था वो, उसका क्या चक्कर था सर? वो बोल रहे थे आपके टीचर आपके सब्जेक्ट टीचर आपको गाइड कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसकी आउटलाइन होती है हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव, मैंने पहले लेक्चर में कुछ डिस्कस की हुई चीजें, और मैं दोबारा आउटलाइन ना आपको गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, तो आप उस पे जो है ना वो देख लीजिएगा, और उसको मैं एक दफा फिर भी रिपीट करवा दूंगा।
ऑब्जेक्टिव वही है, मतलब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हमारा मेन क्या चीज है, तो मेन चीज हमारी यही है कि आप फेमिलाइज हो जाए इलेक्ट्रिकल के बेसिक इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट से और इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक जो कंपोनेंट्स है और उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो उनके 2-3 से ऑब्जेक्टिव्स यही, इन्हीं को हम रिफ्रेश करके मैं आपको लिख के दे दूंगा और आउटलाइन भी इंशाल्लाह आपको Yes, कल तक मिल जाएगी। तो यहाँ तक बात क्लियर ठीक है हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो आजकल के दौर में हमारे पास ना जो अमीटर वोल्टमीटर या ये सारे सेपरेट नहीं आते, क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर्स आ गए और मोस्टली उनमें तीनों चीजें कंबाइन होती हैं। ठीक, तो लेफ्ट में इंशाल्लाह आप लोग वो सारे यूज करेंगे तो आपको वो चीजें समझ में आएगी। तो हमने रेजिस्टेंस को अब समझ लिया। रेजिस्टेंस की मैंने एप्लीकेशंस के बारे में भी पिछली दफा पढ़ा था कि ये क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, करंट लिमिट करता है एंड सो मेनी फैक्टर, हीट जनरेट होता है। सो सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब कभी जब भी आप सर्किट में लगाते हैं कोई चीज या जब भी एक सर्किट बनाया जाता है तो कभी भी उसमें एक रेजिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, और उसमें आपके पास कंपोनेंट कोई अ, एक तरीके से भी नहीं लगे होते हैं। तो उस तरीके से जो आपके कनेक्शन नेचर जो बनती है वो दो तरह के होते हैं। या तो वो रेजिस्टर्स सीरीज में लगे होते हैं जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, या वो लगे होते हैं पैरेलल में, तो इसको हम कहते हैं सीरीज पैरेलल कनेक्शन। या ये दोनों कंबाइंड भी होते हैं, मतलब सीरीज भी उनमें ही होंगे और पैरेलल, इसको हाइब्रिड कनेक्शंस कह लेंगे। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होता है कि अगर दो सीरीज रेजिस्टेंस लगी हुई है तो इनका ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। बात मेरी समझ रहे हैं? मेरी बात क्लियर हो रही है? आप हाँ या ना का जवाब बताइएगा। नो जी सर, सर क्लियर है। दोबारा repeat कीजिएगा। ओके, तो उसमें पहला जो सीरीज कनेक्शन में आपके जो बेसिक रूल है वो यही है कि सीरीज कनेक्शन में जब दो रेजिस्टेंस हो तो इनकी ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, तो वो होगी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये ऐसे ही है कि मिसाल तौर में एक रेजिस्टर ये है और दूसरा रेजिस्टर ये है। मैंने मल्टीमीटर से सपोज करें यहाँ पर अलग ओहम मीटर लगाया या मल्टीमीटर लगाया और मैंने यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस अलग निकाली, इसकी रेजिस्टेंस अलग निकाली। अब मैंने सोचा कि चलो अलग अलग नहीं निकालना, अब मुझे कंबाइन देखनी है। ठीक है, मुझे कंबाइन देखनी है इस टर्मिनल पर। तो ये क्या बिहेवियर इसका आएगा इस टर्मिनल पर, तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगी होती हैं तो उनको हम मैथमेटिकली ऐड कर देते हैं। बात क्लियर हो गई? यस सर। तो सवाल पैदा फिर यहाँ पे ये होता है कि पैरेलल में क्या होगा। ऐसा ही है? बिल्कुल सर। ठीक है, तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आती हैं तो उनका ये फार्मूला बन जाता है। और ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है वो गंभीर सा फार्मूला है मगर सिंपल है। सिंपल यूं है कि आर इक्विवेलेंट जो है ना वो यूं बन जाएगी 1/r इक्विवेलेंट, मैं इसको कह रहा हूँ, या आर टोटल कह लें, जो भी इसका नाम रख लें, इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इनको अगर एलसीएम लेके आप निकालेंगे ना आर इक्विवेलेंट टोटल, तो आपको यही फार्मूला मिलेगा जो आपके सामने लिखा हुआ है, आर टोटल इज इक्वल टू r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। बात क्लियर हो गई? यस सर। हाँ, तो अच्छा गुड, अब बात क्लियर हो। अगर मैं आपको कहूँ 3 रेजिस्टर पैरेलल में लगाने हो और लगे हुए हो यहाँ पर इस तरह, तो अब बताओ कैसे करेंगे आप लोग? सर सेम फॉर्मूला ही होगा, R3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय R3 आ R3 हो जाएगा और अपॉन में भी R प्लस आ जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। यस सर। सीरीज और पैरेलल तो ये हो गया सर। जो स्टार डेल्टा था वो किस में कौन सी टाइप में आ रहा है? पैरेलल पैरेलल में आ रहा है, सीरीज में आ रहा नहीं नहीं नहीं, ये सीरीज पैरेलल नहीं, ये जो है ना स्टार डेल्टा प्योर अलग है, मतलब अलग कनेक्शन है। इसको अक्सर कहा जाता है स्टार या डेल्टा, स्टार डेल्टा कनेक्शन।
आई बात समझ में? अच्छा मुझे आपने शायद इसलिए पूछा होगा क्योंकि ये दो बड़े फेमस हैं उसमें मोटर्स के में कनेक्शंस में, के स्टार कनेक्शन में अच्छा स्टार किया और फिर डेल्टा पे कन्वर्ट कर दिया। असल में ये होता है कि वो स्टार और डेल्टा जो है ना, ये 3 फेज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होते हैं उसमें इनका इस्तेमाल होता है और इनके भी अपने बेनिफिट्स हैं। मगर उसको भी सॉल्विंग करते हैं तो हम कहीं न कहीं स्टार सीरीज और पैरेलल की हेल्प ले रहे होते हैं। ठीक है? सर, जैसे हम मोटर्स वगैरह में कहते हैं कि इसमें वो है, क्या नाम है, डबल फेस मोटर और ये इस टाइप का। हाँ, जिस तरह एक होता है ना सिंगल फेज मोटर जो नॉर्मली हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? एक होता है इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा हाई टॉर्क मोटर्स चाहिए होते हैं, ज़्यादा पावरफुल मोटर्स चाहिए होते हैं, तो फिर हमारे पास 3 फेज मोटर होते हैं वो, ठीक? उसमें 3 फेजेज़ लगे होते हैं, मतलब उनका कनेक्शंस में जो होते हैं ना, तो आपने नोट किया होगा पूरा इसका कनेक्शन का बॉक्स अलग लगा होता है उसमें ऊपर, जिसमें हर कॉइल के अलग-अलग कनेक्शन होते हैं, जो उसको एक्सटर्नली हम कनेक्ट करते हैं, या तो कॉइल्स अ, वो स्टार में होती हैं, फिर उनको डेल्टा में क्योंकि दोनों के अलग-अलग बेनिफिट्स हैं। एक में करंट ज़्यादा होता है, तो दूसरे में आपके पास वोल्टेज और ज़्यादा होता है। क्या- तो ठीक है, वो कनेक्शंस इंशाल्लाह जब मशीन का वो कराऊँ तो उसका इंट्रो करवाऊँगा। वैसे रेजिस्टर्स में उसके मेरे प्लानिंग में नहीं था, मगर मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूँगा। आपको चलो अब बेसिक आइडिया हो जाएगा आपको रेजिस्टर से। ठीक है? यस सर। ओके, ओके गुड। सर। अच्छा, अब सीरीज और पैरेलल को कंबाइनली करने हो तो अब सीरीज और पैरेलल के कंबाइन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर, अगर पहले हम इसको पैरेलल को सॉल्व कर लें तो वो एक रजिस्टर बन जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। उसके बाद दोनों सीरीज है, दोनों को ऐड कर दें, सिंपल। ओके, गुड, क्लियर। तो ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा, ये गुड, अच्छी बात है। अब सवाल यहाँ पर एक और होता है, वो ये है कि आपके पास ये जो सीरीज और पैरेलल में सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, साथ ही साथ आपका करंट भी है और वोल्टेज भी है। तो हमें ये भी चीज़ें चेक करनी होगी कि सीरीज और पैरेलल में करंट पे किस तरह सर्किट में बिहेवियर होता है और पैरेलल में उसका क्या बिहेवियर होता है। मेरी पॉइंट पिक कर लिया आप लोगों ने, मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट सवाल समझ गए? यस सर। ओके, गुड। तो अभी यहाँ पर मैं आता हूँ पहले। अच्छा, ये बताओ एक चीज आपने इसमें कोई ऑब्जर्व की है इन दोनों सर्किट्स में, सीरीज और पैरेलल में? यहाँ पर भी दोनों रेजिस्टेंस 1 1 की हैं, यहाँ पर भी दोनों रेजिस्टेंस 1 1 के की हैं, मगर दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस में क्या आपने नोट किया है? कोई चीज ऑब्जर्व की है इन दोनों में? दोनों के रिजल्ट्स में फर्क है ना सर? हाँ, वो तो फर्क है, मगर क्या है, आपने कोई चीज ऑब्जर्व की है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखो आपकी ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है। जो मैं पॉइंट पिक करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों को सर, वो हाफ हो गई ना, क्या नाम है, हाँ, एग्जैक्टली। सीरीज में जाके हाफ। सीरीज में सेम रही, मतलब जितने थे हमने उसको सिंपली ऐड कर दिया था। हाँ, पैरेलल में जाके वो हाफ हो गई। बिल्कुल। सीरीज में क्या हो रहा है कि आपकी जो ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस है ना, वो इंक्रीज हो रही है, जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? 1K और 2K। तो ओवरऑल जो आपकी टोटल रेजिस्टेंस है ना, वो हमेशा जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा ही आएगी। ठीक है, ये पॉइंट पिक कर लिया आप लोगों ने? यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है 1K और जो आपके पास इक्विवेलेंट आ रही है वो उससे कम ही आएगी। और जब दोनों आइडेंटिकल हो ना, मतलब दोनों सेम रेजिस्टेंस हो, तो आप उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हाफ लिख दें। दो रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर मिसाल तौर यहाँ पे आपको दे दूं 10K, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली 5K की रेजिस्टेंस आएगी किलो ओम। बात समझ में आई? तो पैरेलल में आपकी जो रेजिस्टेंस है, ओवरऑल रेजिस्टेंस,
वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम हो जाती है। ओके, गॉट इट पॉइंट गाइड, आपने पिक कर ली? हाँ या ना, जी जवाब तो सर। दें। ओके गुड, ठीक है। अब मैं इनके प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आगे, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझाना था। अब जब रेजिस्टेंस कर ली तो आप लोगों ने कभी नोट किया हो कि रेजिस्टेंस जो है एक हमारी होती है फिक्स होती है, मतलब आपने जो रेजिस्टेंस लगा दी वही होगी। मगर बाद औकात हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन बहुत सारी होती हैं जहाँ पे हमें रेजिस्टर जो है ना फिक्स नहीं चाहिए होती, वहां पर रेजिस्टेंस हमें वेरिएबल चाहिए होती। मैं इसका कॉमन आपको एक एग्जांपल दूं, जो हमारे पास जो घरों में डिमर यूज होता है इलेक्ट्रिक फैंस को कम या ज्यादा करने के लिए, देखा हुआ है ना? यस सर। रेगुलेटर। ठीक है, रेगुलेटर जिसको हम कह रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है, हम रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वहां पर रेजिस्टेंस को हमें वेरी करना होता है। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस वेरी, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वो ऐसी रेजिस्टेंस होती हैं जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस हम ऑन द स्पॉट या विद इन जब सर्किट लगा हो उसको हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ये एनालॉजी जो दी हुई है हमारे पास वो दी हुई है वाटर और पानी की, हमने लिए थे रेजिस्टेंस ऐसे ही जस्ट लाइक के आपके पास जो किसी पानी के फ्लो में ना पत्थर रख देते हैं तो वो पानी का फ्लो ना वो काफी स्लो हो जाता है, ऐसे ही है ना? और रेजिस्टेंस किस चीज को कह रहे हैं? रेजिस्टेंस होती ही रुकावट है, किसमें? करंट में। तो यहाँ पर हम पानी के बहाव को करंट कह रहे थे और जो पत्थर जो रखे होते उसको रेजिस्टेंस कह रहे थे। ये इस समझाने के लिए एक एनालॉजी दी हुई है कि जैसे ही करंट आ रहा होता है, जब उसको ज्यादा एरिया, मतलब पहले अब इतना एरिया उसको कवर करना था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ओवरऑल कम होगी एज कम्पेयर टू जब इसको पूरा इतना एरिया कवर करना हो। तो इसी तरीके से जो आपके पास जो पानी या करंट लेने का जो पाथ होता है उसको वेरी कर रहे होते हैं। पहले सपोज करें मैंने यहाँ पे नॉब रखी हुई थी तो रेजिस्टेंस कम होगी इस पानी और इसके दरमियान, और मैं यहाँ से अपनी वैल्यू ले रहा हूँ। फिर क्या हुआ, मैंने ये जो नॉब अपनी जो है ना यहाँ पे सेट कर दी, तो ये इतना एरिया बढ़ गया, इसको रुकावट बढ़ गई, तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। बात क्लियर हो गई? कोई इसमें यस कंफ्यूजन सर। है? ठीक है, गुड। सर जस्ट लाइक अ वॉल, जैसे पानी का वॉल होता है, हम अपनी मर्जी से उसको तेज कर देते हैं, पानी का फ्लो ज्यादा हो जाता है उसको बंद कर देते हैं, हाँ पानी बिल्कुल का फ्लो बिल्कुल, कम ऐसे ऐसे ही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इसका एक और कंस्ट्रक्शन बताई हुई है, एक जनरल टाइप कंस्ट्रक्शन के किस तरीके से हो रहा है। तो अगेन बात हुई आपकी, समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि ये क्या है। ठीक है, तो अभी इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है या ओके? सर थोड़ा सा इसको बता दें। ओके ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये दो टर्मिनल्स हैं। अब सपोज करें कि ये जो है आपका ओवरऑल पूरी पट्टी जो है ना टोटल रेजिस्टेंस है। ये एक ऐसी स्ट्रिप है जो जो रेजिस्टेंस, समझो कि ये रेजिस्टेंस है। अब क्या हो रहा है, मेरा एक टर्मिनल ये है और दूसरा जो मेन टर्मिनल है ना जहां से मैं करंट ले रहा होगा वो यहाँ पर मैं अपनी चीज लगा दूंगा, और ये जो मेरी है ना मूवेबल नॉब है। अब सपोज करें आपका करंट का फ्लो हो रहा है और यहाँ पर आपने, तो ये जो नॉब अगर इधर आ जाएगी, यहाँ पर कुछ आ जाए, मैं इसको एक मिनट, ये जो इस तरह नॉब आ जाए, तो इस टर्मिनल के दरमियान उसके दरमियान कितना एरिया कवर हो रहा है? ये हो रहा है ना? ठीक है, ये समझो कि फैन लगा हुआ है आपका, तो रेजिस्टेंस कम हो गई, रेजिस्टेंस कम हो गई इट मींस कि ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, इसी के बाद फॉर सपोज आपने ये नॉब घुमा के यहाँ पे रख दी, तो आपके पास क्या हुआ, ये पूरा ओवरऑल जो, मैं इसको यहाँ से खत्म कर रहा हूँ और यहाँ पे ये नॉब रख दी। अब क्या हो गया, इस नॉब के दरमियान और इसके दरमियान ये ओवरऑल पूरा एरिया आ गया, तो इट मींस ये पूरी रेजिस्टेंस और करंट को मिलेगी यहाँ पर इतनी रहती है, तो रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ गई, मतलब एरिया जो बढ़ गया
जहां से करंट को फ्लो होना है तो वो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, बाकी एक्चुअल रेजिस्टेंस जो है ना वो आपकी मिसाल दो, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये कुछ इस तरीके की, मैं इसको और भी बड़ा करके बनाता हूँ यूं करके। ठीक है, ये आपका है वेरिएबल बीच वाली नॉब जो सेंटर नॉब है। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस सपोज करें कि 10 के, तो बीच में नॉब होगी तो 50 के इधर है, 50 के नीचे। अगर आप नॉब को मिसाल दो इस तरफ अपवर्ड इसको मूव कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर आपने यहाँ पे मूव कर दिया, तो अब जो क्या होगा, सपोज करें 9 के में 1 के यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी और 9 के यहाँ पर होगी। बात क्लियर हो गई? ओवरऑल रेजिस्टेंस अभी भी वही 10 के दोनों साइड, मगर हमारा सर्किट जो कनेक्टेड होगा ना वो एक मिडिल नॉब से होगा और दूसरा किसी भी एक साइड से कनेक्टेड होगा इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की। ये बात इंशाल्लाह जब आप वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी में लैब में तो और भी क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज तो आप लोगों ने शायद अगर किसी ने मशीनरी पे काम किया हुआ हो तो वैसे भी ये यूज किया हुआ होगा। ठीक है, ओके सर। ओके, ये एक वेरिएबल पोटेंशियोमीटर यहाँ पे शो किया हुआ है और भी बहुत सारे एग्जाम है, ये सिर्फ एक नहीं है। और ये इसकी सैम्पल है वेरिएबल की रेजिस्टर की, जो उसको रेजिस्टेंस तो नॉर्मल है और बीच में एरो लगा देते हैं, वो इंडिकेट करता है कि वो वेरिएबल रेजिस्टर है। ठीक है, और ये आपके पास उसके एक जनरल डायग्राम बनाई हुई है। ये डिफरेंट टाइप्स की जो वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं, ठीक, जिसको हम कहते हैं रोटरी रोटरी पोटेंशियोमीटर। रोटरी इसलिए कह रहे हैं कि इनकी जो वेरिएबल रेजिस्टेंस वेरी होती है वो रोटेट करने से होती है। जो बीच में आपको ये टर्मिनल नजर आ रहे हैं ना इनके, इनको रोटेट करना, स्क्रू ड्राइवर से या किसी भी मदद से हम रोटेट करते हैं फिर चेंज होता है। ठीक है, कुछ स्लाइडिंग रेजिस्टेंस भी होती हैं जो वेरी होती हैं। अच्छा, ये कुछ ये जो फोटो रेजिस्टर या थर्मोस्टेट्स, ये भी रेजिस्टर्स हैं, मगर इनकी जो वेरिएबल रेजिस्टेंस पर इनकी जो वेरिएबिलिटी जो है ना वो डिफरेंट तरीके से होती है। पोटेंशियोमीटर या फोटो रेजिस्टर जो होता है, इसकी जो रेजिस्टेंस वेरी होती है जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है। कभी आप लोगों ने देखे हैं जो सोलर प्लेट्स आजकल जो गलियों में लगाए हुए हैं, अगर कराची में तो पता नहीं, अगर कोई गया हुआ आउटसाइडर तो कुछ ऐसे प्लेट्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली दिन जैसे ही ढलता है तो खत्म होता है तो वो ऑन हो जाती हैं, और जैसे ही सूरज निकलता है तो ऑफ हो जाती हैं। तो इस यस सर, तरह, देखी हुई है। ठीक है, तो उसमें जो बैक एंड पे कुछ इस तरह की चीजें सेंसर लगे होते हैं। क्या होता है, ये जो फोटो सेंसर्स है ना, इन पे जैसे ही लाइट पड़ती है तो इनकी रेजिस्टेंस ना कम या ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मगर उसके रिस्पेक्टिव उनकी रेजिस्टेंस वेरी होती है। तो उसमें लॉजिक्स इस तरह बनाई हुई होती हैं कि मिसाल तौर, अब एक ऑलरेडी अंदाजा होता है कि जब लाइट मिसाल तौर सूरज की रोशनी नहीं होती तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस इतनी होगी, तो उस हिसाब से सर्किट बनाया होगा। तो जैसे ही उस पे रोशनी पड़ती है तो वो रेजिस्टेंस मिसाल तो रोशनी जैसे ही पड़ी रेजिस्टेंस भी कम हो गई और वहां से करंट फ्लो शुरू होना हो गया और आपका जो जो भी सर्किट था वो ऑन हो जाता है। बात क्लियर हो गई? तो फोटो रेजिस्टेंस भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे हैं जिसमें जो वेरिएबिलिटी जो है ना वो डिपेंड करती है आपकी उस पे जो जो भी लाइट गिर रही होती है। इसी तरीके से थर्मोस्टेट्स होते हैं। थर्मोस्टेट्स क्या होते हैं, ये इनका जो आपके पास जो रेजिस्टेंस वेरी होती है वो टेम्परेचर पे होती है। बात क्लियर हो गई? मतलब जो भी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ा तो मिसाल तौर उनकी रेजिस्टेंस कम हो गई, टेम्परेचर कम हुआ तो इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इस तरीके से तो इनकी रेजिस्टेंस होती है। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के जो सब्जेक्ट्स होंगे तो उसमें तो प्रॉपर तरीके से इनकी आप पूरी फिजिक्स भी पढ़ेंगे, मगर अभी तक के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल तक आपको आई होप आइडिया हो गया होगा कि ये भी उस कैटेगरी में आते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस की कैटेगरी में। क्लियर है? यस सर। ओके, गुड। अच्छा, अब एक रेजिस्टर को जो रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है यहाँ वो उसका फॉर्मूला है।
क्योंकि रेजिस्टेंस जो जिस तरह मैं लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया था, रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होती है। हम अगर बात करते हैं आपके ऐसा मटेरियल है जो लकड़ी है, उसकी बहुत हाई रेजिस्टेंस है, मगर मेटल है, अब मेटल बेशक कितना भी ज्यादा लगा लो मगर उससे करंट पास हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है ना, वो केमिकली या जो फिजिक्स उसकी बैक एंड फिजिक्स है वो ऐसी है कि बेशक आप कितना भी वो बड़ी चादर मजबूत चादर लगाएं मगर करंट उससे भी फ्लो करके आप तक पहुंच जाएगा, अगर आप सेफ्टी के पर्पज में देख रहे हैं। मगर उसी के बरस अगर आप छोटी सी भी लकड़ी की चीज हो ना, वो लगी हुई है तो वहां से करंट फ्लो नहीं होगा। तो हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उस मटेरियल की लेंथ और एरिया कितना यूज होता है उस पर डिपेंड करता है आपकी रेजिस्टेंस। तो उसका एक फार्मूला है जो वो है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रो क्या होता है? जो वो होता है हर मटेरियल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी हम उसको कहते हैं कि रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये एक फिक्स होती है। मतलब अगर कॉपर कह लें, जो भी मटेरियल है उस हर किसी की फिक्स है जो कि टेबल्स में लिखी हुई है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली और उन्होंने बैक एंड जितनी भी रिसर्च करके उस चीजों को एक मेयर करके एक टेबल्स दिया हुआ है। उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी लगाकर जो भी है और उसकी लेंथ कितनी है और उससे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक चीज की रेजिस्टेंस कितनी है। सपोज करें कि एक एक कॉपर है, कॉपर की 1 मीटर की जो स्ट्रिप हो या वायर हो, उसकी रेजिस्टेंस अलग होगी, और वही कॉपर की जो अगर 10 मीटर की मैं वायर लेके आ जाऊं तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, क्योंकि इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। बात क्लियर होगी? यस सर। यस सर। ओके, गुड। तो ये यहाँ तक समझो कि थ्योरेटिकल लेक्चर रेजिस्टेंस का मैं एंड कर रहा हूँ।